थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर मैं कहूँ तो दो ही चीज़ें पढ़नी है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। थोड़ा इनके अंदर घुसते हैं। फर्स्ट लॉ के अंदर Q, W, डेल्टा U। डेल्टा U का एक ही फॉर्मूला होगा, W अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग होगा और Q इन दोनों के सम से मिल जाएगा। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो हमें फर्स्ट लॉ के अंदर ये तीनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है और वो जो Q है उस Q से मोलार हीट कैपेसिटी को रिलेट करना है। ये पहला पार्ट होता है, इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से पहले हम लोग हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल, इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स को, कार्नोट साइकिल के पीवी डायग्राम को, एफिशिएंसी को, इन सारी चीज़ों को एक साथ रिलेट करके एक फॉर्मूले से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें मोटी मोटी दो ही चीज़ें हैं। एक चीज़ और जो मैं स्पेसिफिकली इसके अंदर और ऐड करता हूँ वो है डायग्राम मेकिंग। किस तरह से पीवी, वीटी, पीटी डायग्राम्स को आइडेंटिफाई करना है, कन्वर्ट करना है, स्लोप देख करके पता करना है किसका ज़्यादा कि किसका कम होगा, या कोई से भी दो उटपटांग वेरिएबल अगर दे दे तो उनको किस तरह से रिलेट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कैसा ग्राफ बनेगा। ये चीज़ें हमें सीखनी है। तीन पार्ट्स, ग्राफ मेकिंग ऑफ पीवी डायग्राम्स, फर्स्ट लॉ और उसके टर्म्स, सेकेंड लॉ और ये तीन चीज़ें, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड कार्नोट साइकिल। तो आप देख सकते हैं तो काफ़ी आसान है। हाँ आसान है, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ें होने के कारण कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है या कई बार बच्चों को डाउट्स आ जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ तो क्लियर हो गई। साथ में जैसे आप ये चैप्टर को रिवाइज करोगे आपके केमिस्ट्री वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे डबल बेनिफिट मिलता है, जैसे फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स, 12th में मॉडर्न फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये केमिस्ट्री में भी है, राइट। तो डबल बेनिफिट, तो दूसरा फ़ायदा ये भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर पहला पार्ट मैं डायरेक्टली एक एक करके सारे टर्म लिखते जाऊँगा, डेल्टा U, W अलग अलग प्रोसेस के लिए और Q, और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। फिर उसके बाद ग्राफ मेकिंग पे जाएंगे एंड देन लास्ट में वो तीन जो मैंने कहा, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और कार्नोट साइकिल के डायग्राम बना करके खुश हो जाएंगे। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ, so first law of thermodynamics is based upon principle of conservation of energy. The major limitation of this law is that it cannot tell the direction of flow of heat or processes. तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल को बेस है। इसकी मेजर लिमिटेशन यही है कि ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं बता सकता कि हमेशा ठंडे से गर्म में क्यों जाता है, या कुछ प्रोसेसेस एक ही डायरेक्शन में क्यों होते हैं, दूसरे में क्यों नहीं होते। दैट इज द फ्लॉ। तो मैंने आपका इसका एक मेजर पॉइंट लिखा और इसका एक मेजर लिमिटेशन लिखी है फर्स्ट लॉ के बारे में। तो इस फर्स्ट लॉ के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, तो आप लिखते ही हैं। लेकिन ये बच्चों फर्स्ट लॉ हर स्टेप में वैलिड होना चाहिए। हर स्टेप से मतलब है छोटा सा अमाउंट ऑफ भी अगर आपने हीट दिया है तो छोटा सा चेंज इन एनर्जी प्लस dW के टर्म्स में अपने को, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से इन जनरल रिलेटेड है, राइट। अब एक एक करके इन तीनों टर्म को अगर बता दूं, ये जो dW हो जाता है आपका, इसी को आप PdV लिख देते हो। ये जो du हो जाता है इसको आप F/2 nR dt लिख देते हो, या आप इसी को NCV
dt लिख देते हो और इसी dq को आप nc dt लिख देते हो। ये c जो है ये मोलार हीट कैपेसिटी है, ये p dv से वर्क डन मिलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है f dx, और du किसी भी प्रोसेस के लिए यही होता है। आई होप ये चीज़ आपको छोटा छोटा पॉइंट क्लियर है। अभी एक एक करके मैं इन तीनों चीज़ों पे जाऊंगा, इन तीनों चीज़ों को ब्रीफली लिखूंगा और उसके बाद फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखेंगे करेंगे। सबसे पहला इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस और थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस जो आप लिखते हैं दैट इज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, जैसे अभी मैंने लिखा, और वो फिर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से वो जो प्रूफ प्रूफ निकल करके आता है वो सीधा आपका बन जाता है F/2 nR/dt, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये dt टेम्परेचर है। तो यहां से डेल्टा U आ जाएगा आपका F/2 nR डेल्टा T, और यहां से U आ जाएगा F/2 nRT। ये तीनों ही टर्म समझने के और रटने के हैं, ये तीनों ही चीज़ें रिलेट करने के हैं। कभी कभी आप यहाँ से U को F/2R CV होता है, F/2R इज CV, तो ये N CV इंटू डेल्टा T बन जाता है डेल्टा U। तो याद रखना है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, आइडियल गैस इस तरह से लिखी जाती है। कई बार बच्चों इसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म भी होता है, क्योंकि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटरनल एनर्जी में दिस प्लस सम कांस्टेंट टर्म आ जाता है। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण होता है, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो हमने लिखा है इंटरनल एनर्जी, ये किसके कारण होता है? ये ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। This term is due to total kinetic energy। तो याद रहे इंटरनल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ गैस लिखी जाती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में अगर फोर्स भी लगा रहे होंगे तो उनके फोर्सेस के कारण, उनके अट्रैक्शन के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है, वो एक कांस्टेंट की तरह होती है और ये जनरली वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। वॉल्यूम बहुत बढ़ा दोगे तो ये और कम हो जाती है, बट ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत छोटी होती है, ये 1000 है तो वो 1 है आइडियल गैस के लिए। सो इसको इग्नोर कर देते हैं और डेल्टा के अंदर तो वो वेरिएशन और भी कम हो जाता है, तो वो डेल्टा टी में वो कांस्टेंट का डेल्टा 0 हो जाता है, इसीलिए वो टर्म कभी हम लोग लिखते ही नहीं। लेकिन जब आपका सिस्टम वाटर है, लिक्विड है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तब इस इंटरनल एनर्जी यानी इस पोटेंशियल एनर्जी को भी हमें देखना पड़ता है। यानी टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ ये पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है इसको भी आपको टेक पार्ट करना पड़ेगा। तो उस ऐसी केस में बच्चों जो डेल्टा U लिखा जाता है, जब पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफिकेंट हो जाती है तो उसको लिखने का तरीका होता है Q माइनस W। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, इफ पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। तो ये एक्सपेरिमेंटल तरीका है कि किसी भी चीज़ की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, और इसी के बेस के ऊपर रिसेंटली आपके इस एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आपको बोला था एक वाटर बॉईल कर रहा है, तो जब वाटर बॉईल करता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू प्रोवाइड द लेटेंट हीट। 1 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी लगती है। तो वो जो 540 कैलोरी है 1 ग्राम वाटर के लिए, वो हो जाएगा Q 540 कैलोरी माइनस। अब वो जो लिक्विड है 1 ग्राम का पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो उसके वॉल्यूम में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है। रादर एक आपके जो डेटा मुझे याद है 1620 समथिंग सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है आपकी स्टीम, और वहीं एक ग्राम स्टीम, और वहीं 1 ग्राम पानी 1 सीसी करता है, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा जब वॉल्यूम में चेंज आया एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी वो जो पानी जब कन्वर्ट हुआ होगा वाटर में, जब वाटर कन्वर्ट हुआ होगा स्टीम में, तो एक तरह से एक ज़बरदस्त एक्सपेंशन हुआ है,
और दिस एक्सपेंशन हैज़ बीन हैपेंड अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग आइसोबारिक प्रेशर कहेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे। तो जो W है वो क्या निकलेगा आपका आइसोबारिक प्रोसेस से, दैट इज P डेल्टा V। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वहां से आपको इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट लिक्विड मिलता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखा जाए तो बेसिक्स ही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे विजुलाइज करो तो बेसिक्स में अभी तक यहाँ पे जब आप ये F/2 NR डेल्टा T लिखते हो तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इग्नोर करते हुए आ रहे थे, लेकिन इनने एक एक्सेप्शन पे केस दिया और ये NCERT की लाइन से उठाया गया, ये इनने खुद से नहीं बनाया है। NCERT में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि ऐसा भी होता है, तो उनने उस चीज को एज ए क्वेश्चन बना करके दे दिया। ठीक है, तो आगे भी ऐसी चीजें आ सकती हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहले प्राइम du डेल्टा u और ये तीन मेजर फॉर्मूले, एंड देन ये चौथा। जब भी पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज में जाने लग जाए तो फिर आपको डेल्टा u लिखने के लिए हीट सप्लाइड और वर्क डन लिखना पड़ेगा, जो कि चेंज इन वॉल्यूम से आएगा, जो कि आइसोबारिक आइसोथर्मल जो भी हो सकता है। सो आई होप इट मेक्स सेंस, आपको समझ में आ रहा है। ये तीन डेल्टा यू के फॉर्मूले और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करके ये भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, वर्क डन बाय द गैस। अब गैस के कारण वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर गैस एक्सपेंड होती है, नेगेटिव होगा अगर गैस कंप्रेस होती है। इफ एक्सपेंड एंड इट विल बी नेगेटिव इफ द गैस कंप्रेस। ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका? सबसे पहला फॉर्मूला कि dw या w विल बी इक्वल टू इंटीग्रल PdV फ्रॉम V1 से V2। बट ये बच्चों हमें तब सॉल्व करना चाहिए जब ये कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसेस ना हो। दिस इज अ इन जनरल फॉर्मूला, इन जनरल फॉर्मूला। लेकिन हमारे जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनके लिए हमने ये फॉर्मूला रट के रखना है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए वर्क डन के फॉर्मूले, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एक्सपेंड ही नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन तो जीरो होना ही था। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब dV चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो नो हीट मैकेनिकल सप्लाई ऑफ एनर्जी। आइसोबारिक प्रोसेस में जो W हो जाएगा वो P डेल्टा V हो जाएगा, प्रेशर बाहर आ गया P इंटू V। इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है NR डेल्टा T। समझ गए? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन हो जाएगा वो nRT ln V2 बाई V1। याद ही रखना है बच्चों, ये जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ इसको कॉपी में आप लिखेंगे। आपको पता है मैं डेरा भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये रट के ही रखना है। nRT को मैं PV भी लिख सकता हूँ क्योंकि PV nRT के बराबर होता है ln V2 बाय V1। और एक और मज़ेदार बात, ये जो PV है, PV को लिखा रहने दो, ये ln V2 बाय V1 को P1 बाय P2 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो ये P1 बाय P2, P1 बाय P2 विल बी इक्वल टू V2 बाय V1। तो इस तरह से ये आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन को याद ही रखना है। ठीक है ना? आइसोथर्मली अगर कोई चीज एक्सपेंड कर रही है गैस तो वर्क डन सीधा ही होगा फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ln के अंदर। एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन को W विल बी इक्वल टू, बहुत सिंपल है, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। गामा आप जानते हैं, गामा इज द CP बाय CV, CP बाय CV, सिंपल एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है।
इसी चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। सिंपल वर्क डन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन में भी दिमाग नहीं लगाना है, ये याद ही होना चाहिए, NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, P2V2 माइनस P1 UN अपॉन 1 माइनस गामा। कई लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। ये तीनों ही एडियाबैटिक प्रोसेस के फॉर्मूले, यानी इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा वही वर्क डन के बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, नेगेटिव। तो ये 5 प्रोसेसेस, इनके वर्क डन। थर्ड, अब हीट सप्लाइड की बात करेंगे, Q। हीट सप्लाइड, सप्लाइड वर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव माना जाएगा, नहीं तो नेगेटिव। तो हीट जब आप सप्लाई करते हैं किसी भी गैस को, तो गैस एक्सपेंड हो सकती है, तो गैस वर्क कर देगी, गैस का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो ये जो हीट सप्लाइड है, इसी को हमने रिलेट किया है W प्लस डेल्टा U। तो अगर मैं अलग अलग प्रोसेस की बात करूं, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा अलग अलग प्रोसेस, उन सारे प्रोसेस के लिए हीट सप्लाइड लिखा जाएगा आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक के लिए हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा U, यानी ये बन जाती है, और डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं, NCV डेल्टा T। आइसोबारिक, तो ये हो जाएगा P डेल्टा V प्लस डेल्टा U, तो दैट इज NR डेल्टा T प्लस NCV डेल्टा T। Q आइसोथर्मल, तो ये हो जाएगा NRT ln V2 बाई V1 प्लस डेल्टा U 0 हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। Q एडियाबैटिक, दिस विल बी 0। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग इस तरह से हीट सप्लाइड लिखी जाती है। तो आप देख सकते हैं 3 टर्म है, हीट सप्लाइड, वर्क डन और Q, और इनको रिलेट करना। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे यहीं से आप इन जनरल मोलार हीट कैपेसिटी भी लिखते हो। मोलार हीट कैपेसिटी, और वो क्या है, जैसे आप Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T लिखते थे, वैसे इसी Q को आप लिख सकते हो, m की जगह हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, तो s की जगह हो जाएगा C डेल्टा T। तो 2 चीजें यहां से निकालनी है, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो m इंटू एस विल बी इक्वल टू n इंटू C। ये स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी, और ये मोलार हीट कैपेसिटी है। तो एक चीज तो यहां से दिख रही है, तो यहां से एक रिलेशन और आ जाता है, अगर याद रखने वाला हो, एग्जाम में भी आ चुका है, दैट इज C विल बी इक्वल टू, या S विल बी इक्वल टू, S विल बी इक्वल टू C NC बाय M। तो मास अपॉन मोल मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो S इज इक्वल टू C अपॉन कैपिटल M, ये मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये स्पेसिफिक हीट और मोलार हीट कैपेसिटी के बीच का रिलेशन है। दूसरी चीज यहां से जो हमें मिलती है वो है इन जनरल C का फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। दिस इज हाउ C इज डिफाइंड। और आपको पता है ये जो C है, ये जो Q है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, W प्लस डेल्टा U अपॉन N डेल्टा T इक्वल टू C। तो आप देख सकते हैं ये जो C है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। ये जो C है मोलार हीट कैपेसिटी है किसी भी गैस की, वो डिपेंड करेगी U पे, डेल्टा U पे, जो कि F/2 NR डेल्टा T होता है। यानी मोलार हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है F पे, टाइप ऑफ गैस पे, टाइप ऑफ गैस, टाइप ऑफ गैस, गैस कैसी है,
मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आप 3 डालते हो, डायटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ऑफ 5 डालते हो, पॉली नॉन लीनियर है तो f की वैल्यू ऑफ 6 डालते हो। तो ये डेल्टा u पे डिपेंड करती है, प्लस डेल्टा u के साथ साथ बच्चों ये w पे भी तो डिपेंड करती है, वर्क डन। और वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? प्रोसेस पे। अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग वर्क डन होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मोलार हीट कैपेसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, सो मोलार हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन type of gas and process। और ये किस चीज पे इंडिपेंडेंट होती है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। देखो जरा यहां पे कहीं मॉलिक्यूलर वेट आ ही नहीं रहा है, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर मैं यहाँ पे कई सारी गैस बना दूं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, N2, तो इन तीनों के लिए सेम सी, हर प्रोसेस का सेम सी, और इन तीनों के लिए सेम सी, लेकिन इनके आपस के सी अलग होंगे क्योंकि ये डाया है और ये मोनो है। तो पॉइंट ये है मेरा कहने का कि ये हीलियम हो, आर्गन हो, नियॉन हो, फर्क नहीं पड़ता, मॉलिक्यूलर वेट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर सिंगल एटम है तो सबका सी वही हो जाएगा। लेकिन अगर एटम दो हो गए, भले ही हाइड्रोजन के हो जाएं, ऑक्सीजन के हो जाएं, नाइट्रोजन के हो जाएं, अगर एटम दो हो जाते हैं बच्चों तो फिर सेम सी नहीं रहता, याद रखना है, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। इन जनरल एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जिसकी इक्वेशन ये होती है PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। ये बच्चों इन जनरल प्रोसेस इसलिए कहा जाता है कि n की अलग अलग वैल्यू से ये अलग अलग प्रोसेस बन जाता है। अगर मैं n की वैल्यू 0 डाल दूं तो आप देख सकते हैं V हो जाएगा 1, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बन जाएगा आइसोबारिक। n की वैल्यू 1 डाल दूं तो P इंटू V इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये बन जाएगा आइसोथर्मल। n की वैल्यू गामा डाल दूं तो ये बन जाएगा एडियाबैटिक। तो बेसिकली आप देख सकते हैं दिस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैन रिप्रेजेंट एनी प्रोसेस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। तो अगर हम इसके बारे में भी हमें थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर मुझे डेल्टा U लिखना हो तो डेल्टा U को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो हमेशा अपने लिए F/2 NR डेल्टा T होता है, याद रखना है। डेल्टा U इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस है, उसे प्रोसेस बीच की स्टेट से मतलब ही नहीं है, कैसे भी जाओ, कैसे भी लाइन बनाओ, फाइनल और इनिशियल से मतलब है। तो F/2 NR डेल्टा T, लेकिन W को फर्क पड़ जाएगा। अब इसका W कैसे लिखें? तो अगर आपको लगता नहीं मैथमेटिकली ये तो एडियाबैटिक जैसा ही है, भाई वहां पे गामा था, यहाँ n है, बिल्कुल सही आपने कहा, तो बिल्कुल वही आप लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस n। अब इस चीज को बच्चों डेल्टा U के बराबर मत कर देना, ये सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए था, W इक्वल टू माइनस डेल्टा U। इन जनरल हर एक प्रोसेस के लिए W सिर्फ इस चीज के बराबर है। हाँ, P2V2 को आप NR डेल्टा T लिख सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल ध्यान रखना है। एग्जाम्पलर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको जब भी ऐसी इक्वेशन दे दे तो आपको ये n आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद ये सीधा W लगा देना है। और देखिए बच्चों, ये जो Q हो जाएगा आपका, अभी आपने देखा n CN डेल्टा T, तो यहां पे इसकी मोलार हीट कैपेसिटी को भी हम लोग रीराइट कर सकते हैं, क्योंकि Q से अपने को NCN ही तो चाहिए, तो यहां से C इन जनरल n हो जाएगी आपकी Q अपॉन n डेल्टा T। तो यहां पे Q CN इक्वल टू दैट इज P2V2 को मैं NR डेल्टा T लिख सकता हूं,
ये n मोल है और ये n पावर है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये n पावर है नीचे वाली और ऊपर वाला मोल है। तो ये हो जाएगा W प्लस डेल्टा U, सो दैट इज F/2 nr डेल्टा T प्लस W nr डेल्टा T अपॉन 1 माइनस n, ये n डॉट लगा दिया मैंने क्योंकि वो पावर है, अपॉन n डेल्टा T, ये मोल वाला। तो ये डेल्टा T n डेल्टा T n डेल्टा T, तो Cn की वैल्यू आ जाती है बच्चों F/2R प्लस R अपॉन 1 माइनस n। ये अच्छा फॉर्मूला है, रटने वाला फॉर्मूला है। इन जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए Q लिखने का फॉर्मूला है, यहाँ से Q से ये लिखा जा सकता है। तो F/2R प्लस 1 माइनस n। तो ये तीन चीज़ें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आप याद रखेंगे। W कैसे लिखते हैं, डेल्टा U कैसे लिखते हैं, और ये Q कैसे लिखते हैं, Q से C, C से ये C क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये तीन मेजर चीज़ें हैं। आइए अब इनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इनको आगे बढ़ते हैं फिर इसके। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, आपको VT डायग्राम दे रखा है कुछ ऐसा। बेसिक डायग्राम वो आपको आते होंगे आई गेस, बाकी आगे मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम और कराऊंगा, बट आई एम अज्यूमिंग दैट आपको ये डायग्राम देख करके आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन सा प्रोसेस है। जनरली आपने कोशिश करनी कि जो भी आपको डायग्राम दिया जाए उससे आपको प्रोसेस की जानकारी मिल जाए। तो आपसे पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड टू change in its internal energy as gas undergoes process AB। तो हमसे बोला है कि VT ग्राफ हमें दे रखा है ये, और हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड। रेशियो निकालना है हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड का मतलब Q का डेल्टा U के साथ। हमें दे रखी कौन सी गैस, हीलियम गैस दे रखी है, ये गिवन है। तो तुरंत जो लैंग्वेज है उसको लिख लो, यानी अपने को लिखना है Q अपॉन डेल्टा U। अब डेल्टा U तो चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, वो तो क्या होता है F/2 nr डेल्टा T, है ना। और अब अगर हमें Q लिखना है तो Q लिखने के लिए Q तो प्रोसेस डिपेंडेंट है ना, Q तो W पे भी डिपेंड करता है। तो देखो ये कौन सा प्रोसेस है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। क्योंकि आपने जो 5 प्रोसेस पढ़े हैं उन्हीं में से होगा ना ये। तो जब ये गैस A से B जा रही है तो कौन सा प्रोसेस है, तो आप देख सकते हैं ये तो स्ट्रेट लाइन है, V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू, आपको PV इक्वल टू nRT पता है। तो V जो है T के प्रोपोर्शनल तब होगा जब ये सारी चीजें कांस्टेंट हो, यानी ये जो P है ये कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस मिलते ही खुश हो जाओ, तो Q आप लिख दोगे। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन हो जाएगा nr डेल्टा T प्लस डेल्टा U जो कि F/2 nr डेल्टा T होता है। तो nr डेल्टा T, nr डेल्टा T ये 1, ये nr डेल्टा T ये 1, तो आपके पास बचेगा ये 1 प्लस F/2 अपॉन F/2। तो आप देखेंगे दिस विल बी 2 प्लस F अपॉन F। F की वैल्यू डाल दीजिए। हीलियम के लिए F की वैल्यू होगी 3, मोनोएटॉमिक गैस है तो ये हो जाएगा 5/3। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे इस चीज को, ये Q हो जाएगा NC डेल्टा T और ये हो जाएगा NCV डेल्टा T। अब क्योंकि ये आइसोबारिक है तो आइसोबारिक के लिए ये C जो है Q वाली वो CP हो जाएगी। तो एक्चुअली मैं आपसे CP/CV पूछ रहा था,
CP/Cv, या कहो आपसे मैं गामा पूछ रहा था। तो देखो गामा, अगर मैं डायरेक्टली गामा बोल देता तो तुरंत तुम CP/Cv बोल देते हीलियम के लिए, लेकिन देखो उसी गामा को कैसे घुमा के पूछा गया है। कहानी वही है, आपके सामने उसको परोसा थोड़ा सा घुमा के जाएगा, पहचान लो अच्छा ये कौन सा प्रोसेस है और ये क्यू हीट का रेशियो और ये खत्म। आइए एग्जांपल नंबर 2। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एक गैस है वो ऐसे एक्सपेंड हो रही है ए से बी, ये स्टार्टिंग वॉल्यूम इसका है V0, फाइनल वॉल्यूम है इसका 3V0। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। हमें दे रखा है P इंटू ये 4V0 मान लीजिए इसको, V की पावर 1/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट गिवन है। ये भी हीलियम गैस है। फाइंड डेल्टा U, W एंड हीट सप्लाइड फॉर प्रोसेस। और हमसे ये भी पूछा है ये इनिशियल प्रेशर अगर P0 है तो ये फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो 4th पॉइंट P, ये P भी बताना है फॉर प्रोसेस AB। A to B प्रोसेस के लिए ये सब सॉल्व करना है। आइए, तो यहां पे सबसे पहली चीज डेल्टा U को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। डेल्टा U आप कैसे लिखते हो, डेल्टा U होगा F/2 NR डेल्टा T। अब यहां पे देखो T में इंफॉर्मेशन नहीं है, इस ग्राफ से हमें सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। पहले तो F की वैल्यू आप 3 डाल ही दो, ये 3/2। अब ये जो NR डेल्टा T होता है ना बच्चों, ये N इंटू R डेल्टा T, ये आपको दिख रहा होगा, ये NR T2 माइनस NR T1 है, यानी ये हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो P2V2 माइनस P1V1। तो उस ग्राफ में पहला वाला जो पॉइंट है वो 1 हो जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट 2 हो जाएगा। तो P2V2 फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम ये लिखना है। तो हमें फाइनल प्रेशर चाहिए, यानी ये पहले P निकालना पड़ेगा, तब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4V0 से। तो पहले P निकाल लेते हैं। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, उसके लिए इस इक्वेशन को पकड़िए कि जब ये गैस यहां से आ रही है आगे, तो हमेशा ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी इस यहां पे मैं कोई सा भी पॉइंट लूं, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, उसका ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मुझे ये फाइनल पॉइंट निकालना है तो मैं एक पॉइंट इसको पकड़ूंगा अननोन और एक ये नोन वाला, इन दोनों को रिलेट कर दूंगा। तो P2V2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा P1 P0 इंटू वॉल्यूम इनिशियल कितना है V0 की पावर 1/2 विल बी इक्वल टू, फाइनल प्रेशर मुझे निकालना है P और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 4V0 की पावर 1/2। तो ये बच्चों फाइनल प्रेशर ना हमेशा ये इक्वेशन उससे मिलता है जो प्रोसेस की इक्वेशन है। तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैं लिखूं P इज इक्वल टू P0 टाइम्स V0 अपॉन 4V0 टाइम्स रेस्ट पावर हाफ, ये V0 से V0 कट गया, रूट ले लोगे तो वो हो जाएगा P0/2, यानी जो आपका फाइनल प्रेशर है आपको मिल गया, दैट इज P0/2। दिस इज P0/2, यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P0/2 है, तो वो P2 मिल गया। अब डाल दीजिए यहाँ पे, सो P0/2 इंटू वॉल्यूम कितना है वहाँ पे 4V0 माइनस P0V0, तो ये 2 तो ये हो जाएगा 2V0 ये, सो दैट इज 3/2 P0V0 विल बी इक्वल टू डेल्टा U। आई बात समझ में? सिंपल। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, हमारे पास फाइनल प्रेशर आ गया जिसकी वैल्यू थी आधी हो गई P0/2, और डेल्टा U आ गया जिसकी वैल्यू आपकी हो गई 3/2 P0V0। अब W लिख देते हैं जी। तो W कैसे लिखेंगे? W लिखने का तरीका, अब ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये कौन सा प्रोसेस है? ना तो ये एडियाबैटिक है, ना ये आइसोथर्मल आइसोकोरिक, इन जनरल मैंने दूसरा डिफरेंट टाइप का प्रोसेस दे दिया। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला किससे करोगे? पॉलीट्रॉपिक है भाई, इट्स अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क डन आपको मैंने सिखाया, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1 एडियाबेटिक की तरह अपॉन 1 माइनस n लिखना है। यहाँ पे n की वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए, ये आपका n हो जाएगा, n की वैल्यू हाफ है ना, n की वैल्यू हाफ है तो यहाँ पे डाल दीजिए। तो P2 V2 तो वही हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 तो वही हो जाएगा, दैट इज 2 P0 V0 माइनस P0 V0 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस हाफ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 P0 इंटू V0। समझ गया बच्चों, सिंपल। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का एप्लीकेशन बता रहा हूं और कुछ नहीं। अब देखो Q को भी मैं कैसे लिख सकता हूं, तो Q लिखने के दो तरीके हैं। आपने डेल्टा U निकाल लिया, W निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो। एक तरीका तो ये सिंपल है, तो वो 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, सो दिस बिकम्स 3.5 P0 V0। लेकिन एक तरीका और जो मैंने आपको बताया, कैसे कर सकते हो Q को, NC डेल्टा T यहां से भी कर सकते हो। Cn कैसे लिखोगे, सो दैट इज n, Cn मैंने आपको बताया, दैट इज R अपॉन या CV प्लस F बाय 2R प्लस R अपॉन 1 माइनस n, है ना, यही बताना Cn का मैंने फॉर्मूला। n की वैल्यू यहाँ पे हाफ है इनटू डेल्टा T, राइट। तो यहाँ पे F की वैल्यू 3 डाल दोगे और ऊपर वो 2 हो जाएगा, तो आप देखेंगे 3/2 प्लस ये 2R कितना हो गया, 3/2 प्लस 2 हो गया आपका 1.5 प्लस 2 3.5R हो गया। सो दिस इज 3.5 NR डेल्टा T। अब NR डेल्टा T की वैल्यू तो आपको पता ही है, P0 V0 आ गई थी, सो दिस इज 3.5 P0 V0। तो देखिए कहीं से भी जाओ, W से लिख लो, NC से लिख लो, कहीं से भी लिख लो, ये चीजें हो सकती हैं। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन करा दिए।